हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है उबर की। तो उबर जीरो कमीशन मॉडल के ऊपर आ रहा है इंडिया के अंदर। इसका मतलब ये है कि किसी भी ड्राइवर से वो पैसा नहीं लेगा। अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं बहुत सारी स्टार्टअप्स और खुल रही है जो कि जीरो कमीशन के ऐप्स के ऊपर ऑपरेट कर रही थी। तो उबर के पास तो ऑलरेडी मार्केट शेयर है, तो यहाँ पर वो बिजनेस सोच रहे खराब ना हो जाए। अभी पूरी दुनिया सैस मॉडल की तरफ जा रही है, जहाँ पर आपको मंथली सब्सक्रिप्शन देनी है। मतलब आपने महीने का 200-300 रुपए दिया, उसके बाद में आपके पास में जो भी लोकेलिटी के अंदर जो भी लीड्स होगी वो आपके पास अनलिमिटेड आएगी। आपको कोई कमीशन नहीं देनी। आप बंदे के साथ में बैठ के डिस्कशन करो, नेगोशिएट करो और उसको फाइनल करो। बट यहाँ पर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीजें हो सकती है कि अगर कोई कैंसिलेशन होती है राइड की, तो उसमें उबर लायबल नहीं रहेगा। अगर कोई सर्विस रिफ्यूजल होता है तो उसमें उबर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। पिछले साल ही इन्होंने चेन्नई, कोची, विशाखापट्टनम में इसको पायलट रन करके देखा था और वो सक्सेसफुल रहा था। तो अभी क्या होगा, इसको पूरा इंडिया लेवल के ऊपर लॉन्च करने का प्लान किया जा रहा है, जहां पर राइड कंट्रोल, एग्जीक्यूशन, कंप्लीशन, क्वालिटी सब कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो यार कंज्यूमर साइड पे देखा जाए तो थोड़ा सा रिस्की लगता है। मतलब अगर मुझसे कोई 5% 10% एक्स्ट्रा लेगा और मेरी वाइफ कहीं जा रही है, तो मैं 5-10% एक्स्ट्रा देना पसंद करूंगा सेफ्टी के लिए। ये मेरा ओपिनियन है, बाकी आप बता सकते हो। और हाँ, एक चीज क्लियर कर देता हूँ, अभी के लिए ये ऑटो ड्राइवर्स के लिए किया गया है, बट मान के चलो आने वाले टाइम में शायद हमको गाड़ी वालों के लिए भी दिखाई दे सकता है। अगर हम ओयो की बात करके चले तो डैन सेंटर, जो कि उन्होंने रिसेंटली ही 2019 के अंदर एक्वायर किया था, उसको अब ये इंडिया के अंदर ले आए हैं। ये बेसिकली 3 BHK विलास दे रहे हैं नॉर्थ गोवा के अंदर और बहुत सारी लोकेशन के अंदर, जहां पर आपको प्रीमियम सर्विसेज मिलेगी। मतलब शेफ ऑन द कॉल, आपको एक विला टाइप का मिल गया जहां आप मजे से चिल मारो। अगर खाना बनाना है तो आप शेफ को कॉल करो, वो आएगा और आपके मतलब का खाना बना के देगा। हाउस कीपिंग होगी ऑन द कॉल, आपको कोई बुकिंग चाहिए तो वो भी करा के देंगे। मिक्सोलॉजी के लेसन हो गए, मतलब कॉकटेल मॉकटेल बनाने वाले आपको ट्रेन करने वाली बात होगी। और अगर आपको बारबेक्यू चाहिए तो उसकी भी आप सुविधा ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छी चीज है। जिनको स्टेकेशन टाइप की चीजें पसंद है उनके लिए मजेदार हो सकता है। बाकी LIC की बात करके चले तो पिछले 2 महीने में LIC ने 84,000 करोड़ रुपीस लूज किए हैं मार्केट के अंदर। मतलब उनका ना शेयर प्राइसेस कॉन्स्टेंटली नीचे जा रहा है। और खाली ये नहीं है, त्राही त्राही मची हुई है बहुत सारी कंपनीज के अंदर। आप TCS ले लो, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ले लो, SCL टेक ले लो, JSW एनर्जी ले लो, अडानी पोर्ट्स ले लो, HDFC बैंक ले लो, या फिर IDBI बैंक ले लो, सबके बैंड बजे हैं। और आज तो टेक वाले सेक्टर के अंदर, मार्केट के अंदर त्राही त्राही थी। एंड में बात करेंगे इसके बारे में। बाकी अगर हम बिग बास्केट की बात करके चले तो वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन रेस कर सकते हैं, 8600 करोड़ रुपीस। अब इसका रीजन कहा जा रहा है कंपनी डिससेटिस्फाइड है जो बिग बास्केट की ग्रोथ है उसको लेके। एक जमाना था जिस टाइम पे बिग बास्केट लीडर था इस पूरी मार्केट का, और अभी हम देख रहे हैं बिग बास्केट पीछे हो जा रहा है, क्योंकि भाई वो क्विक कॉमर्स के ऊपर काम नहीं कर पा रहा है। अब इनका प्लान यही है, पैसा लगाओ और हम भी क्विक कॉमर्स के अंदर मार्केट शेयर अपना बढ़ा पाए। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी सब के सब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम नजारा की बात करके चले तो उन्होंने पब्लिश मी को एक्वायर कर लिया है। मतलब उनके ऑलमोस्ट 70% एक्वायर कर लिए है। कहा जा रहा है ट्रांजेक्शन जो है 20 करोड़ के आसपास की हुई है। अब ये कंपनी भी फ्रेंड्स ऑफ नजारा के अंदर आ जाएगी। अब मेरे इनके ना फाउंडर के साथ में पॉडकास्ट कर रखा है बहुत टाइम पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा ये फ्रेंड्स ऑफ नजारा कंसेप्ट है क्या। आइडिया ये है कि एक पेरेंट कंपनी रहेगी और बहुत सारी सब्सिडरीज बना देंगे, या खुद की बनाई होगी या फिर एक्वायर करी होगी, और वो सब आपस में एक दूसरे को हेल्प करेंगे। रहेंगे वो इंडिपेंडेंट ही, बट एक दूसरे की मदद करेंगे ग्रोथ के लिए, जो कि बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी है। अगर हम ओला इलेक्ट्रिक की बात करके चले तो वो सस्ती होती हुई शायद हमको दिखाई दे सकती है। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो सकती है उसकी। अभी के टाइम पे उन्होंने एजेंसीज के साथ में नेगोशिएट किया है, जिसके चक्कर में शायद हमको और सस्ती मिल सकती है। बाकी भाई खतरनाक सीन तो है ओला इलेक्ट्रिक के साथ में, चालू नहीं होती है, सॉफ्टवेयर बग मार जाता है, वो थोड़ा रिस्की वाला सीन है। बाकी कतर की बात करके चले तो उन्होंने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अनाउंस करी है इंडिया के अंदर, जो कि एक अच्छी चीज है। अभी के टाइम पे जो करंट बायलेटरल ट्रेड है वो $15 बिलियन का होता है, और टारगेट है इसको $28 बिलियन तक ले जाने का 2030 तक, जो कि एक अच्छी चीज है, क्योंकि अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करने का प्लान किया जा रहा है। इनकी अभी जो इन्वेस्टमेंट आएगी ना, वो इंफ्रा के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, लॉजिस्टिक के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, फूड सिक्योरिटी के अंदर, हॉस्पिटैलिटी के अंदर, बेसिकली हर नेटवर्क में इन्वेस्टमेंट होने वाली है। और इंडिया की तरफ से इनको टेक्नोलॉजी मिलेगी UPI वाली। कतर का जो नेशनल बैंक है
वहां पर पॉइंट ऑफ सेल मशीन लग जाएगी यूपीआई वाली, जो कि इनको फायदा देगी। बाकी कतर इंडिया का सबसे बड़ा एलएनजी प्रोवाइडर है। 48% इंपोर्ट एलएनजी के कतर से ही होते हैं और 29% एलपीजी भी यहीं से आती है। और दूसरी साइड पे अगर हम यूएस की बात करके चले तो इंडिया के ऊपर $7 बिलियन एनुअली लोड पड़ेगा, जो डोनाल्ड ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया उसके चक्कर में। लोड मतलब लॉस भाई। अभी रिसेंटली देख रहे हैं ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल सब पे टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। पहले उन्होंने मेक्सिको के ऊपर लगाया, कनाडा के ऊपर लगाया, चाइना के ऊपर लगाया, उसके बाद में मेक्सिको कनाडा पे तो रुक गए, चाइना पे इन्होंने लगे रहने दिए 10% टैरिफ। तो अगर हम भी अपना वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चले, 10% टैरिफ हाइक अगर होता है इंडियन इंपोर्ट्स के साथ में ना, तो अब मान के चलो इंडिया की जीडीपी के ऊपर 50 से 60 बेसिस पॉइंट का फर्क पड़ सकता है। मतलब 0.5 से 0.6 पॉइंट्स जीडीपी खराब हो सकती है। बड़ी बात है। एक साइड पे हम टैरिफ के लिए रो भी रहे हैं कि भाई हम पे महंगा लगा रहे हैं, ज्यादा लगा रहे हैं, बट इंडिया जो फूड आइटम्स है उसके ऊपर 68% लगाती है टैक्सेस, मोटरसाइकिल के ऊपर 100% लगाती है। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प ने 25% टैरिफ लगाने की बात करी है ऑटो चिप्स और फार्मा के ऊपर। फार्मा और सेमीकंडक्टर का जो टैरिफ है वो 25% रहेगा स्टार्टिंग के अंदर ही, उसके बाद वो बढ़ भी सकता है। ऑटोमोबाइल का जो टैरिफ है वो तो 2 अप्रैल से ही लागू हो जाएगा। तो भाई देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के टाइम पे जो यूरोपियन यूनियन है वो 10% ड्यूटी लगाता है जो व्हीकल इंपोर्ट होते हैं उनके ऊपर, और यूएस 2.5% लगाता है कार्स के ऊपर, और 25% लगाता है पिकअप ट्रक्स के ऊपर। तो भाई अब ये हर जगह सैंक्शन खेलने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और बात बोली है जो कि मुझे भी लगता है अब आने वाले कुछ टाइम के अंदर ही हम बड़ी बड़े अनाउंसमेंट सुनेगी, बड़ी बड़ी कंपनियां यूएस के अंदर इन्वेस्ट कर रही है। क्योंकि सिंपल सी बात भाई, टैरिफ बचाना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। क्योंकि आप लॉजिकली सोचो ना, यूएस एक बड़ी मार्केट है यार। अगर वहां पर आपकी चीजें महंगी हो जाएगी तो क्या पता आपका मार्केट शेयर खराब होता हो दिखाई दे। तो आप चाहते हो वहीं पे फैक्ट्री लगाने का। अभी रिसेंटली हमने देखा था ना, टीएसएमसी बात कर रहा था इंटेल की फैक्ट्रीज ले लेगा। तो वो क्यों ले रहा था? वो इसलिए ले रहा था ताकि भाई ये टैरिफ वगैरह से वो बच पाए। इसके बाद में ब्रॉडकॉम भी इंटरेस्ट दिखा रहा है, जो इंटेल का चिप डिजाइनिंग वाला बिजनेस है उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं यूएस टैरिफ के चक्कर में यूएस की जो खराब कंपनियां, बर्बाद कंपनियां थी, वो बचती हुई दिखाई दे रही है। इंटेल के शेयर प्राइसेस ट्यूसडे को 16% से ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए। मार्च 2020 से सबसे बेस्ट दिन था इनके लिए, और इससे कोई लेना देना नहीं है इनके बिजनेस का। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चले तो उनका जो डॉज है, जो एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट के खर्चे कम करने के लिए प्लान कर रही है, उसने एफडीए स्टाफ्स को निकाल दिया है जो कि न्यूरालिंक को रिव्यू कर रहे थे। भाई ये तो थोड़ा खतरनाक वाला सीन लग रहा है। अब देखो, दो कहानियां हो सकती है। एक, एक्चुअली कॉस्ट कटिंग के चक्कर में निकाला गया है, और अगर एक्चुअली कॉस्ट कटिंग के चक्कर में निकाला गया है तो न्यूरालिंक का जो पूरा प्रोसेस होगा वो और डिले हो सकता है। जो इनके ट्रायल्स है, सब कुछ है, वो थोड़े से डिले हो सकते हैं। बट अगर दूसरी साइड पे अगर हम बात करके चले, पिक्चर वाली कोई कहानी है भाई, बड़ी स्ट्रैटेजी है, तो भाई यूजर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि न्यूरालिंक, मुझे पर्सनली ये टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पसंद है। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आने वाले 10-15 साल के अंदर ये एकदम मास स्केल पे हो जाए। जैसे हम लोग फोन यूज करते हैं वैसे सबके ब्रेन में चिपें लगी हुई है, सैटेलाइट इंटरनेट का यूज हो रहा है, आप पूरा पूरा लार्ज लैंग्वेज मॉडल अपने दिमाग में रन कर पा रहे हो, या फिर आप कह सकते हो सैटेलाइट में क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही है और उसका सारा डेटा आपके ब्रेन चिप के अंदर आ रहा है और आप वो काम कर पा रहे हो। मतलब मैं तो चाहता हूँ ये चीजें हो जाए, बट अगर यहीं पे घोटाले होने शुरू हो जाएगा ना तो फिर बहुत बड़ा कलेश हो जाएगा यार। एफडीए अप्रूवल के चक्कर में कहानी खराब ना हो जाए। बाकी जो एक्स है, जो पहले ट्विटर कहा जाता था, वो पैसा रेस कर रहा है फ्लैट वैल्यूएशन के ऊपर। अभी तक पिछली जितनी भी न्यूज़ हुई है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि फ्लैट वैल्यूएशन बुरी होती है। अगर कोई कंपनी फ्लैट वैल्यूएशन में पैसा रेस करती है तो उसको हम कहते हैं कि भाई उसने इन्वेस्टर को पैसा कमा के नहीं दिया, दिस इज नॉट राइट। बट इस केस में मैं आपको कह रहा हूं ये चीज अच्छी है ट्विटर के लिए या फिर एक्स के लिए। रीजन क्या है? अभी कुछ टाइम पहले ही फेडिलिटी ने बोला था कि इनकी वैल्यूएशन भाई बहुत खराब हो गई है, 80% घट चुकी है एलॉन मस्क के कंपनी को ओवरटेक करने के बाद में। $9.4 बिलियन की वैल्यूएशन कह दी थी, और एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में कंपनी खरीदी थी, और सारा पैसा खुद नहीं लगा रखा, बैंकों से पैसा ले रखा है, अलग अलग जगहों से पैसा ले रखा है। तो अगर इतना ज्यादा ड्रॉप आया तो एलॉन मस्क को इसमें लॉन्ग टर्म पे नुकसान हो सकता था। बट अगर फ्लैट वैल्यूएशन पे आप पैसा रेस कर रहे हो, चाहे छोटा अमाउंट भी रेस कर रहे हो, तो भाई आपने एक तरह से ना लैंडमार्क सेट कर दिया है कि देखो भाई हमारी वैल्यूएशन कम नहीं हुई है,
जितने में खरीदी थी उतने की कंपनी है। इतनी कॉस्ट कटिंग करने के बाद में, इतने एम्प्लॉइज़ को निकालने के बाद में, इतना कुछ करने के बाद में, पहले हमने ट्विटर को खरीदा, उसका पूरा डेटा यूज़ करके हमने XAI एक नई कंपनी बनाई, जिसको हमने ग्रॉक बनाया, जिसको अलग से पैसे लेके अलग से खींच रहे हैं हम, जो कि ट्विटर से बहुत बड़ी हो गई है, सिर्फ ट्विटर का डेटा यूज़ करके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा एलिगेशन नहीं है, मतलब मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, ऐसा हो सकता है कि ट्विटर का डेटा यूज़ किया हो और फिर भी वो कंपनी की वैल्यूएशन उतनी ही है जितने में खरीदा गया था। ये पूरी अगर स्टोरी समझोगे तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। बाकी टेस्ला इस साल इंडिया के अंदर भी आ रही है, बहुत हाई चांसेस है अप्रैल के अंदर लॉन्च हो सकता है। स्टार्टिंग के अंदर इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद में प्लान है कि इंडिया के अंदर असेंबल करेंगे। 2025 के अंदर $1 बिलियन ये इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया के अंदर कि भाई कुछ लोकल कंपोनेंट्स इंडिया सोर्स करेंगे, इस चक्कर में इनको गवर्नमेंट के बेनिफिट मिल पाएंगे। अब कहानी ये है, टेस्ला ना बहुत सालों से इंडिया में आने का प्लान कर रही है, बट इंडिया की टैरिफ इतने ज्यादा है, इस चक्कर में वो ला नहीं पा रहे थे। बट अभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं और एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त टाइप से आप कह सकते हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया इलेक्शन के अंदर, तो कहीं ना कहीं एलोन मस्क को भी अब सपोर्ट मिलेगा, उनको टैरिफ में राहत मिल सकती है, जो कि बहुत हाई चांसेस है मेरे हिसाब से। और अगर सब कुछ सही रहता है तो शायद हमको 20-21 लाख के अंदर भाई टेस्ला की गाड़ी इंडिया के अंदर मिल सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। अब कहानी ये कौन सी आएगी 20-21 लाख रुपए के अंदर, सवाल वो है पूरा। अगर हम कोको कोला की बात करके चले तो वो दूध और प्रोटीन शेक भी बेच रहे हैं, अभी से नहीं बेच रहे, बहुत टाइम से बेच रहे हैं, बट अभी वो स्केल होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2012 के अंदर उन्होंने फेयर लाइफ निकाला था, जहां पर एक कुछ मिल्क प्रोड्यूसर के साथ में मिलकर ज्वाइंट वेंचर चला रहे थे और दूध सप्लाई कर रहे थे। 2020 के अंदर इसको पूरा एक्वायर कर लिया $980 मिलियन के अंदर। अभी कहा जा रहा था 2022 के अंदर $1 बिलियन से ऊपर की सेल हो गई थी इनकी, जहां पे ये अल्ट्रा फिल्टर्ड मिल्क दे रहे थे, जिसके अंदर लैक्टोज नहीं होगा, शुगर नहीं होगा और प्रोटीन कंटेंट डबल होगा। फिर ये प्रोटीन शेक मार्केट में भी हमको जाते हुए दिखाई दे, जहां पे आपको फ्लेवर्ड दूध वगैरह वगैरह मिलना शुरू हो गया। अभी के टाइम पे जो इनका कोला वाला बिजनेस है, गैस वाला बिजनेस है, उससे तो नीचे वाला बिजनेस, बट ना बहुत स्मार्ट पिवट कर रहे हैं, क्योंकि अभी सब लोग हेल्दी की तरफ जा रहे हैं, तो इस चक्कर में उस वाली मार्केट को भी ढंग से अपने नाम के थ्रू कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। फेयर लाइफ 2012 से चल रहा था, बट खबरें अभी निकल के आ रही है, क्योंकि अब इनको डबल डाउन करना है इसको। अगर हम एचपी की बात करके चले तो उन्होंने ह्यूमेन एआई पिन को एक्वायर कर लिया है $116 मिलियन के अंदर। बट भाई बहुत बुरी खबर है यार ये, मतलब आपको सुनने में खबर अच्छी लग रही है कि भाई डूबती हुई कंपनी को बचा लिया गया है, बट यार जिन लोगों ने ये पिन खरीदी थी, ये हार्डवेयर खरीदा था, उनका तो नुकसान हो गया ना। 28 फरवरी 2025 को ये काम करनी बंद हो जाएगी, मतलब कुछ नहीं होगा। अगर आपने लास्ट 90 दिन के अंदर लिया है इसको, तो आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे। तब तक तो ये अनाउंस हो ही गया था कि भाई ये कंपनी बंद हो रही है, तो मतलब लास्ट 90 दिन में तो किसी ने लिया नहीं होगा। एप्पल के एक्स एम्प्लॉय ने इसको शुरू किया था और ऐसा कहा जा रहा था भाई ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होगा, आग लगा देगा, फ्यूचर ऑफ एआई होगा वगैरह वगैरह। बट जब ये निकल के आया तो सबको रियलाइज हुआ भाई ये सारी चीजें तो फोन भी कर सकता है यार, ये तो नॉर्मल फोन से ही काम हो जाता है, इसके लिए फालतू की कोई एडिशनल डिवाइस की क्या जरूरत है। आज के टाइम पे फोन भी इतने पावरफुल हो गए हैं, लोकली ये सारे काम कर सकते हो, आपको क्लाउड सब्सक्रिप्शन की भी क्या जरूरत है। $500 में बेचा गया था लोगों को यार, आप समझो ना, अप्रैल के अंदर निकाला गया था, पिछले साल अप्रैल 2024, किसी ने उस टाइम पे $500 लगा दिए, कितना गलत हो गया उनके साथ में यार। और जब मैंने खबर पड़ी कि एचपी खरीद रहा है, तो मुझे लगा प्रोडक्ट को जिंदा रखा जाएगा कि भाई जिनके पास में है वो चलता रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। बट कहा जा रहा है कि एचपी ने खरीदा है इनके ओएस के लिए, एचपी इनका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेगा और कुछ यूज नहीं करेगा। मतलब प्रोडक्ट तो गया चाय पियो, ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल के वो अपने प्रिंटर्स और पीसी के अंदर डाल देंगे। बाकी अगर सेबी की बात करके चले तो उन्होंने एक नया प्रपोजल डाला है, जहां पर मैंडेटरी सिम बाइंडिंग की बात चल रही है ट्रेडिंग अकाउंट्स के लिए। मतलब जैसे अगर आप अपने फोन के अंदर सिम डालते हो और बैंकिंग ऐप उसी से चलती है, किसी और फोन में बैंकिंग ऐप डालने की कोशिश करते हो तो वो कहता है सिम डालो भाई पहले, ओटीपी आएगा, कहीं और पर लॉगिन नहीं कर पाते आप। ये सारी रिस्ट्रिक्शन आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर भी देखने को मिल सकती है। अगर कहीं और से करोगे तो कुछ टाइम के लिए उसको लॉक कर दिया जाएगा, बहुत कुछ आपके फोन का IMEI और सिम और आपका डीमेट अकाउंट आपस में एक तरह से लिंक सा हो जाएगा। तो देखा जाए सेबी के लिए अच्छी चीज है भाई, सिक्योर हो जाएगा, इसका मिसयूज नहीं हो पाएगा, मल्टी डिवाइस लॉगिन नहीं हो पाएगा। बट दूसरी साइड पे जो ट्रेडर्स है उनके लिए नुकसानदायक होगा, थोड़ा सा इनएफिशिएंट भी होता उनको दिखाई देगा। बाकी हमारी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट फ्लैट दिखाई दी है, मतलब मैं कहूंगा नेगेटिव ही दिखाई दी है। अगर निफ्टी की बात करके चले, स्मॉल कैप मिड कैप बढ़ते हुए दिखाई दी है। जो टेक स्टॉक्स थे उनमें तो भाई बवाल ही मचा हुआ है कसम से, 1.26% घटे हैं। निफ्टी फार्मा की बात करके चले तो वो भी घटता हुआ दिखाई दिया है। देखो IT कंपनीज का इसलिए शेयर घटा है क्योंकि हमारी करेंसी का बैंड बचता हुआ दिखाई दे रहा है, और ज्यादातर जितने भी IT सेक्टर वाली कंपनी सब एक्सपोर्ट कर रही है। अभी यूएस जो टैरिफ वैरिफ लगा रहा है, कहीं IT सेक्टर पे ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, इस चक्कर में थोड़ा
आईटी खतरनाक सा दिखाई दे रहा है। ऊपर से फार्मा भी घटा है, क्योंकि अभी हमने देख ही लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भाई फार्मा के ऊपर टैरिफ लगाने की बात करी है, और बहुत सारे फार्मा वाले एक्सपोर्ट करके भी बिजनेस बनाते हैं, तो उन सबको नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। बट रियलिटी सेक्टर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, शायद मेरे हिसाब से बहुत टाइम से नीचे जा रहा था, थोड़ा करेक्शन दिखाई दिया है। अगर मीडिया, पीएसयू बैंक, मेटल की बात करके चले, सब के सब बढ़ते हुए दिखाई दिए। आईटी की एक और बात है, कैपजेमिनी ने ना अभी रिसेंटली रिपोर्ट निकाली थी, जिसके हिसाब से ना जो ईयर रिजल्ट हो सकता है 2024 का आईटी कंपनीज का, वो एक्सपेक्टेशन से बेकार हो सकता है उनके हिसाब से। बाकी आप देख सकते हो कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।